हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग का एमसीक्यू। और अकाउंटिंग के एमसीक्यूज में हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहो तो मैं प्रिफर करूंगा, अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं ऑनलाइन जाता हूँ, ऑनलाइन जाके जो क्वेश्चन मेरे को एनोनिमस मिलते हैं मैं वो करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बहुत अच्छा होता है अगर आप 11th और 12th में जो बुक्स आपको मिल रही है वो बुक्स आप ले लो, उनका एमसीक्यू लगा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, उससे अच्छा आपको जो वो है आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, उससे अच्छी चीजें आपको नहीं मिलने वाली, उससे जेन्युइन बोल सकूं सोर्स आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अभी देखते हैं अकाउंटिंग के एमसीक्यू में आंसर्स भी इसमें इंक्लूड है। तो अभी हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, ऑप्शन ए है इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, और डी ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग जो है वो आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको सारे लोग को प्रोवाइड करता है। पहली बात तो सभी लोग इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं अकाउंट के, सारे लोगों के काम आता है अकाउंटिंग का डेटा। दूसरी बात, ये हमारे फाइनेंशियल डेटा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी जो है कंपनीज की टैक्स लायबिलिटी भी उसके जो अकाउंटिंग डेटा होते हैं उसके हिसाब से ही तय की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग टर्म एसेट, आंसर भी आपको दिख गया। तो ये है लॉन्ग टर्म एसेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। जो लॉन्ग टर्म एसेट है इन उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट उसकी एक वैल्यू है। मैंने कल ही एक वीडियो और अपलोड किया है, तो वो है गुडविल का। ठीक है, गुडविल बेसिकली इज अ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। देयर इज नो टेंजिबल वैल्यू इन इट, बट ऑब्वियसली उसके कारण ही आपका बिजनेस बहुत ज्यादा कमा पाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो उसकी एक वैल्यू होती है। सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, इंटेंजिबल एसेट से। एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, आपको पता होना चाहिए, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल ऑब्वियसली, और इस तरह की जो चीजें होती है आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज again answer is shown, the asset that can be easily converted into cash without a short period। मतलब कोई ऐसा एसेट जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, क्या आप कहते हैं उसको, उसको करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस, बट आपको डेफिनेशन अगर पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। अभी कुछ देर पहले किया कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट ये सारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, लाइक गुडविल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द डेटर that can that the debt which are to be repaid with a short period of a year or less are referred to as। शॉर्ट पीरियड में जो भी चीजें दी जा सकती है, शॉर्ट पीरियड की बात है। देखो दो टाइप के पीरियड होते हैं, एक पीरियड होता है शॉर्ट, दूसरा होता है लॉन्ग। लॉन्ग के अंदर भी दो पीरियड होते हैं, लॉन्ग मतलब एक विद इन 5 ईयर होता है और 5 ईयर से अबव होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है आपका करंट लाइबिलिटी, वो शॉर्ट पीरियड की बात करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करंट लाइबिलिटीज विल बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक साइड रहता है डेबिट, दूसरी साइड रहता है क्रेडिट। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तब हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में हम लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग, देन लिखते हैं परचेस, देन लिखते हैं जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हुआ जैसे वेजेस, उसके बाद आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरे साइड में रहता है सेल्स,
और उसके नीचे रहता है क्लोजिंग स्टॉक। ये बेसिक अगर आपको पता हो गया तो सीओजीएस का बेसिक फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। सीओजीएस का बेसिक फार्मूला है, या ग्रॉस प्रॉफिट इसको बोल सकते हैं, है ना। सीओजीएस यहाँ आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। ये तो गलत ही हो गया क्योंकि सीओजीएस तो माइनस होके आएगा। सेकंड जो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सेल्स जितना हुआ है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें जो आपका निकलेगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जितने की आपने सेल करी, मान के चलिए 100 रुपए की सेल करी, उसकी कॉस्ट अगर 80 रुपए थी, तो 100 रुपए में 80 रुपए माइनस करने के बाद क्या बचा, 20 रुपए। वही तो आपकी प्रॉफिट होगी ना, उसी की तो बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The net profit is calculated in which of the following account? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट करते हैं? सीधी सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और नेट प्रॉफिट उसके नीचे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 is saying, in order to find out the value of closing stock during the end of the financial year, we do this by uh, stock taking, deduct the cost of goods sold from sales, deduct opening stock from the cost of goods sold, look, look in the stock account। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम क्या करते हैं? ठीक है, तो अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसका हम क्या करेंगे, उसका स्टॉकिंग करेंगे, मतलब उसको एक जगह पे रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, यार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस बेस्ड एक्सप्लेन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को कौन सा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, यूज होता है, कोई गलत बात तो नहीं बोल रही है। बट ये यहाँ पे फिक्स एसेट, आप ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, आंसर आपको दिख रहा है, बट फिर भी सोचने की बात है कि आपको ऑप्शन किस तरह से जज करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है कि वो ये बोल रहा है कि फिक्स एसेट वो होते हैं जिसको बिजनेस में यूज करते हैं। भाई हर चीज को बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, हर चीज को खरीदा इसलिए जाता है ताकि यूज किया जा सके, तो ये ऑप्शन पूरा गलत है। सेकंड, आर एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस। हाँ, ये बात तो सही है। फिक्स एसेट जो होते हैं ना वो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं, जबकि करंट एसेट आपके लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चे वाले होते हैं। थर्ड जो है, आर आइटम्स विच नॉट वियर आउट क्विकली। ठीक है, मतलब ऐसे आइटम जिनको तुरंत बाहर नहीं फेंका जाता, वो फिक्स एसेट है। ये भी एक काइंड ऑफ सही सही है। डी है, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज। सेकंड, ये देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो है ना ये यहाँ पे रहेगा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आर ऑफ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। तो ऐसे आइटम होते हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है और जिनको बेचने के लिए, वापस बेचने के लिए हम नहीं खरीदते हैं, जैसे कि स्टॉक को हम वापस बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे जो बेसिक चीजें होती है इसको, तो यहाँ पे डी जो है वो आपका करेक्ट एक वो बना बना रहा है ना, दो दो चीजें दी गई है डी में। जबकि सी वाला जो है ये कभी कभी आपने एक और वर्ड सुना होगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सम टाइम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं, मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम के लिए हो सकते हैं, मोर देन 2 ईयर ऑफ टाइम टाइम स्पेन के लिए हो सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट आपने बहुत लंबा कर दिया, अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल से ज्यादा चले, है ना। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं इसको हर बार हम उसको वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको कुछ लगता है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू।
बाकी मुझे ऐसा लगता है बेसिकली ये सारे एमसीक्यू जो है वो तभी करने चाहिए जब आप इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। The charges of placing commodities into the sellable condition should be charged to। जो चार्ज होते हैं अगर किसी कमोडिटी है ना, चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज। जब कोई चार्ज है किसी ऐसे चीज पे जो बेचने के लायक है। देखिए दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है प्रोसेस्ड गुड और एक होता है प्रोसेस सेलेबल गुड्स। प्रोसेस गुड इसका मतलब ये नहीं कि उसको बेचने के लायक बन गया हो, जैसे कि साबुन है, साबुन बनाना था मुझे, साबुन तो बन गया लेकिन बेचने के लायक कब बनेगा, जब उसके ऊपर रैप चढ़ेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब एक प्रोसेस्ड गुड है, बना बुनाया गुड है, बना बुनाया सामान है, उसके ऊपर जो आप खर्चा करते हैं वो जो होता है वो कहाँ जाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो जब ऐसी बात आई कि आपने कोई सामान बनाया और सामान बनाने के बाद में उसके ऊपर कुछ भी खर्चा किया हो, कुछ भी, तो वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा आपके क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सप्लाईज पर्सनल सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट। तो भाई सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट होता है वो आपको कहाँ दिखता है? सप्लायर वो है जिससे हम खरीदते हैं, पहली बात तो। ठीक है, सप्लायर कौन है? जिससे हम खरीदते हैं, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेस। तो परचेस के लेजर में उसका अकाउंट दिखेगा ना, ऐसे थोड़ा दिखेगा अलग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अगर if you want to ensure that money will be secured if checks sent are vested in the post, you should। अगर आपको इंश्योर करना है कि आपका जो मनी है वो सिक्योर होगा, अगर चेक भेजा गया है, चेक सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट, अगर आपने कोई चेक भेजा है वो वेस्ट हो गया है पोस्ट में, ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि हमेशा कैश दे दो। तो ये तो गलत बात हो गई भी, कैश आजकल पॉसिबल ही नहीं है हर जगह यूज करना। सेकंड है, क्रॉस योर चेक अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल। ये आंसर सही है। मैं नीचे के आंसर में जाना नहीं चाहूंगा, बहुत टाइम पास नहीं करना चाहूंगा। जब आप लोग चेक साइन करते हैं तो चेक साइन करने के बाद उसके जो कोने होते हैं जहाँ पे आप नाम लिखते हैं उसके जस्ट ऊपर में आप लोग को दो टिक मारना है, डबल क्रॉस करते हैं। डबल क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? वो अकाउंट पे मतलब जिसके नाम पे आपने चेक बनाया वही ही उसी नाम से ही अगर कोई अकाउंट होगा तो वो निकाल पाएगा। मैं क्या करता हूँ, जब मैं चेक बनाता हूँ तो मैं नाम लिखता हूँ, नाम के बगल में अकाउंट नंबर भी डाल देता हूँ। तो ये जो कई जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना इसको अलाउ कर लेती है, एसबीआई समटाइम इसको अलाउ नहीं करती, लेकिन मेरे को सेफ लगता है वो, तो मैं सेंट्रल बैंक वाले बैंक में ही जाके अपना चेक थ्रो करता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन और अपने पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो क्या है? बायर ऑफ गुड्स गारंटी डिस्काउंट बाय सेलर। बायर ऑफ गुड्स मतलब खरीदने वाला जो सामान का खरीदने वाला है वो गारंटेड डिस्काउंट है ना, बाय सेलर। डिडक्टेड व्हेन द रिसीव कैश, हाँ, गिवन बाय सॉरी गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव, पहली बात तो रिसीव की बात बोला है तो सी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। ठीक है, हम देते हैं ये तो बात ही नहीं, हम तो ले रहे हैं जी यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन है बायर ऑफ गुड गारंटेड ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। तो जो सामान खरीदता है उसको जो सेलर होता है वो देता है, वो होता है डिस्काउंट रिसीव। देखो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होता अगर वो कैश डिस्काउंट की बात कर रहा होता। समझिए बात को, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर जिसको आप बोलते हो ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड जो होता है वो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है, इट इज ओपन फॉर एवरीवन, लाइक बाहर में लिखा हुआ है सेल 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 सेल, 15% ऑफ, 20% ऑफ, ये सबके लिए। एक लो दूसरा मुफ्त ले जाओ, ये सबके लिए। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो उसी को मिलता है जो ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट पेमेंट करता है। ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 says that sales invoices are first entered in sales invoice जो होता है उसको कहाँ लिखते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स को कहाँ लिखेंगे? सेल जर्नल में। कैश में क्यों नहीं लिखेंगे? परचेस में क्यों नहीं लिखेंगे? सेल अकाउंट में क्यों नहीं लिखेंगे? भाई, आप अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से करते हो? जर्नल से करते हो। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, जर्नल एंट्री सारा का सारा हौच-पौच करते थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी नहीं होती। सेल्स का एंट्री एक अलग जर्नल बुक रहती है, परचेस की एंट्री के लिए अलग बुक रहती है, और जो आपका नॉर्मल रूटीन रहता है उसके लिए एक अलग, जैसे कि पेटी कैश बुक आप अलग बनाते हो, उसके लिए अलग जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल पे पहले एंट्री करेंगे, इट इज सेल्स जर्नल, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, entered in the purchases journal are entered in the purchases, है ना? जर्नल आर, पहला है डिस्काउंट रिसीव, सेकंड है परचेसेस इनवाइसेस, पेमेंट ऑफ सप्लायर्स, और उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। तो जब बात करते हैं कि परचेस जर्नल जो होते हैं वो बेसिकली परचेस इनवाइसेस, है ना? परचेस इनवाइसेस के थ्रू हम परचेस जर्नल में एंट्री करते हैं। एक हर किसी पर्टिकुलर डेटा को आप एक इनवॉइस के थ्रू ही एंट्री करते हैं। मतलब इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस बेसिकली उस ट्रांजैक्शन का एक तरह से सबूत होता है, साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है। तो उसका एविडेंस क्या है? तो जब आपने कोई एविडेंस देखा और एविडेंस देख के आपने एंट्री करी, तो वही एंट्री वैलिड होगी। बिना एविडेंस के कोई एंट्री वैलिड नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका होगा बी, परचेस इनवाइसेस जो होते हैं आपके परचेसेस इनवाइस, उसको आप लेके परचेस जर्नल में एंट्री करते हो। ठीक है? थैंक यू फॉर द सेशन। 15 ही क्वेश्चन थे। फिर से बोलूंगा, वैसे वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक मैं चीज नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी लास्ट में 2-3 वीडियोस में बोल ही रहा हूँ कि प्लीज अगर आपने पढ़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो प्लीज बने रहिए चैनल के साथ। एक मोटिवेशन मिलता है आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।